विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नगरीय भूगोल के अंतर्गत जो हमारा दूसरा पार्ट नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा से संबंधित है, जिसमें हमने पूर्व पार्ट में हमने अध्ययन किया था कि नगरीय क्षेत्रों की नगरीय केंद्रों की परिभाषाएं क्या होती है और ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो मुख्य अंतर किया जाता है वो किन किन आधारों पर किया जाता है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय क्षेत्रों के निर्धारण के लिए सामान्य रूप से किन दशाओं का या किन परिस्थितियों को आधार माना जाता है। तो हम प्रारंभ करते हैं। आपको ये ध्यान थोड़ा सा रखना है कि 1891 से लेकर लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति तक नगर की परिभाषा में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं किए गए थे, लेकिन 1951 और 1961 की जो जनगणना की गई थी उसमें नगर की एक सुस्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास करने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो एक बड़े नगर को 1951 के दौर में एक सिटी नाम दिया गया था और उसके लिए कुछ दो आधार रखे गए थे। उसमें पहला आधार ये था कि वह नगर जिसकी जनसंख्या लगभग 1 लाख या उससे ऊपर हो, और दूसरा जिसे स्थानीय सरकार ने जनगणना के उद्देश्य से सिटी के रूप में घोषित किया हो। तो ये दो मेजर तथ्य थे हमारे 1951 की जनगणना में। 1961 से नगरों की परिभाषा निर्धारण करने में कुछ कठोर मापदंडों को अपनाया गया और 1961 से लेकर 2001 तक लगभग एक समान परिभाषा ही मानी गई। और उस परिभाषा के मुख्य आधार थे कि 5000 की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए तथा 75% कार्यशील जनसंख्या जो कि कृषि के अलावा अन्य कार्यों में संलग्न हो। तो यहाँ मुख्य रूप से हमें ध्यान में रखना है कि कुछ जो ईयर हैं आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण ईयर है 1951। 1951 में एक बार नगर की जो परिभाषा निर्धारित करने का कार्य किया गया था, उसके दो मुख्य आधार रखे गए थे। एक आधार रखा गया था 1 लाख की पॉपुलेशन और दूसरा आधार रखा गया था सामान्य रूप से जिसे स्थानीय सरकार ने सिटी का नाम दिया गया हो। तो स्थानीय सरकार अर्थात लोकल बॉडी जो हैं वो सिटी का नाम दे। तो ये दो आधार ही 1951 में रखे गए थे। लेकिन 1961 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया और उस 1961 का जो बदलाव था उसमें हमने जो बदलाव किया वो ये रखा कि 5000 की पॉपुलेशन होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण आधार हमें ध्यान रखना है कि 1961 में हमने 5000 की जनसंख्या की एक न्यूनता होने की बाध्यता रख दी थी। दूसरा 75% जनसंख्या हमारी कृषि के अलावा अन्य कार्यों में संलग्न हो, ये महत्वपूर्ण रखना है। 1961 से लेकर 2001 तक यही परिभाषा मानी गई थी। तो ये आप ध्यान रखें, 1951 के बाद दूसरा 1961 से लेकर 2001 तक जो परिभाषा मानी गई थी उसमें 5000 पॉपुलेशन तथा 75% जनसंख्या। अब हम आगे आते हैं। तो सामान्य रूप से आपको यहाँ 2001 के बाद हमने स्पष्ट रूप से नगरीय परिभाषा का निर्धारण करना प्रारंभ किया और ये कहा कि भारतीय जनगणना अनुसार निम्न अर्हताएं पूर्ण करने वाली बस्तियों को नगर माना गया है। और ये जो शर्तें हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे वो है 2001 में प्रारंभ की गई शर्तें। तो 2001 में जो शर्तें रखी गई थी वो थी वे सभी क्षेत्र जो नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हो उन्हें हम नगर का दर्जा प्रदान करेंगे। दूसरी शर्त ये रखी गई कि ऐसे क्षेत्र जो निम्न मापदंड पूरे करते हों, और वो निम्न मापदंड ये थे कि न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। ये 1961 में भी यही शर्त हमने रखी थी। दूसरा, जनसंख्या का 75% भाग कृषि से भिन्न अन्य कार्यों में लगा हो अर्थात गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। तो ये जो महत्वपूर्ण शर्त हमने बदलाव की थी वह बदलाव 2001 में थी, जो 1961 में भी रखी गई थी और 2001 में भी रखी गई थी। लेकिन हमने इसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म दे दिया था। उसके बाद तीसरी शर्त हमने जो 2001 में नई जोड़ दी थी वो थी
400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का न्यूनतम जनघनत्व होना चाहिए। तो अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि 1961 में 2 शर्तें थी, 5000 और 75% पॉपुलेशन। लेकिन जब हम 2001 की बात करते हैं तो यहाँ ये दोनों शर्तें तो थी, 5000 और 75% तो था, लेकिन एक नई चीज़ जोड़ दी गई, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जो जनघनत्व है, अगर वो जनघनत्व है तो हम उस भूभाग को नगर का दर्जा प्रदान करेंगे। 1981 की जनगणना से ही मत्स्य पालन, लकड़ी काटने, पशुपालन, बागवानी करने वाले पुरुषों को काश्तकारी व खेतीहर मजदूरों के समकक्ष मान लिया गया था तथा इनके क्षेत्रों को कृषि क्षेत्र में जोड़ दिया गया। तो यहाँ एक 1981 में जो वर्किंग की प्रकृति है उसको डिफाइन किया गया था कि मछली पालन, लकड़ी काटना, पशुपालन, बागवानी आदि कार्य भी किसके अंतर्गत आएंगे, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही लिए गए थे। तो अगर ऐसे किसी भूभाग में इन गतिविधियों का प्रभुत्व है तो वह कृषि क्षेत्र में अर्थात प्राथमिक व्यवसाय में ही गिनी जाएगी। भारतीय जनगणना परिभाषा के अनुसार भारत में 2 प्रकार के नगर वर्तमान में पाए जाते हैं और 2 प्रकार के नगर, जिसमें पहला है जो संवैधानिक प्रतिवेदन के द्वारा बने हों, जिनको हम म्यूनिसिपल टाउन कहते हैं, नगर पालिका नगर कहते हैं। इस प्रकार के नगर जनगणना अधिकारी द्वारा घोषित किए जाते हैं। दूसरा, वे क्षेत्र जिन्हें जनगणना के 3 सम्मिलित आधारों को लेकर घोषित किया गया हो वो जनगणना नगर कहलाते हैं, सेंसस टाउन हम उन्हें कहते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 2001 की जनगणना के बाद हमने स्पष्ट रूप से जनगणना परिभाषा में भारत में 2 प्रकार के नगरों की व्यवस्था कर दी। पहला संवैधानिक प्रतिवेदन जिसको म्यूनिसिपल टाउन कहते हैं, और दूसरा वह क्षेत्र जहाँ जनगणना के 3 सम्मिलित आधार जो कि हमने पहले चर्चा की उनको लेकर घोषित किए गए हों, उन्हीं की हम यहाँ बात करेंगे। 1971 की जनगणना में नगरीय समूह की संकल्पना का विकास हुआ। 1971 में एक नई संकल्पना का विकास हुआ था जनगणना में, नगरीय समूह की संकल्पना। इसके अनुसार भारतीय नगरों के कुछ भाग नगर की संवैधानिक सीमा के बाहर अवस्थित होते हैं, जिनसे जनगणना में बाह्य वृद्धि कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र बाह्य वृद्धि सहित नगरीय इकाई माने जाते हैं और उन्हें नगरीय एग्लोमरेशन या नगरीय समुदाय कहा जाता है। इसको उदाहरण से ऐसे समझिए कि जैसे किसी स्थान पर एक भूभाग है, ये एक नगरीय भूभाग है, लेकिन होता है क्या, उसके बाहरी भाग में कुछ आवासीय कॉलोनियाँ बनना प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे समय के साथ साथ उन आवासीय कॉलोनी में जनघनत्व तो बढ़ता जाता है और इस तरह से वो एक झुंड समूह के रूप में एकत्रित हो जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बाद इनका विस्तार होता रहता है। तो ये नगर की वृद्धि को रिप्रेजेंट करती है। समय के साथ ये नगर का फैलाव बढ़ता जाएगा। फिर जब यह नगर इतना बड़ा हो गया उसके बाद फिर बाहरी भाग में कुछ छोटी छोटी अलग अलग बस्तियां बनना प्रारंभ होगी और फिर उन पर उनका विकास हो जाएगा। तो ऐसा जो भाग होता है वो ऐसे क्षेत्र बाह्य वृद्धि सहित नगरीय इकाई। तो ये जो बाह्य वृद्धि है यहाँ तक की भाग को हम क्या कहते हैं, नगरीय इकाई। जैसे सामान्य रूप से पेराफेरी एरियाज UIT वगैरह के मान में की भाषा में कहा जाता है पेराफेरी एरिया, और वो पेराफेरी एरिया ही कुछ समय के बाद नगर का एक मुख्य अंग बन जाता है। तो इस समूह को इन्होंने नगरीय एग्लोमरेशन या नगरीय समुदाय कहा था। और नगरीय समुदाय के अंतर्गत भारत में निम्न को हम सम्मिलित करते हैं। एक नगर की संवैधानिक सीमा के बाहर अवस्थित बाह्य वृद्धि केंद्र। बाह्य वृद्धि केंद्र का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक नगर है, जैसे हम अगर भीलवाड़ा की बात ही करें तो भीलवाड़ा की मान लीजिए एक सीमा है और इस सीमा के बाहर छोटे छोटी प्राइवेट कॉलोनी डेवलप हो जाती है चारों तरफ। अब ये जो प्राइवेट कॉलोनीज़ हैं तकनीकी रूप से तो ये किसी ग्राम पंचायत की भूमि के अंतर्गत होती है, उस नगर की सीमा में या UIT के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। लेकिन कॉलोनीज़ डेवलप होने के बाद धीरे धीरे लोगों का जनघनत्व तो बढ़ता है और जनघनत्व तो बढ़ने के बाद तो एक नगर की संवैधानिक सीमा, तो संवैधानिक सीमा जो है वो तो हमारी ये वाला हिस्सा ही संवैधानिक सीमा में आया है ना, इसी को हम नगर कहते हैं। लेकिन इसके बाहर अवस्थित ये जो बिंदु हैं सारे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे बाह्य वृद्धि केंद्र हैं। तो नगरीय समूह के अंतर्गत हम इन बाह्य वृद्धि केंद्रों को भी सम्मिलित करते हैं। पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरा,
दो या दो से अधिक नगर अपनी बाह्य वृद्धियों सहित, जैसे मान लीजिए कुछ दो नगर हैं जो जिनकी दूरी बहुत ही कम है और वो अपनी बाह्य वृद्धि सहित आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे विजयनगर की बात कर रहे हैं और गुलाबपुरा की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों नगरों के बीच दूरी बहुत कम है। धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरा का पूरा भाग आपस में जुड़ जाता है और ये पूरा का पूरा एक नगरीय समूह बन जाता है। तो ये जो दो अलग अलग नगर हैं, लेकिन इनका विस्तार एक दिशा में होते होते धीरे धीरे वो क्या हुआ, अपनी बाह्य वृद्धि सहित आपस में एक हो गए। तो इनका जो पूरा का पूरा बाह्य वृद्धि सहित भाग है वो एक नगरीय समूह का कहा जाएगा। तीसरा, किसी नगर के पड़ोसी नगरों और उसकी बाह्य वृद्धि मिलकर एक विशिष्ट क्षेत्र बनाते हों। किसी नगर के पड़ोसी नगर या उसकी बाह्य वृद्धि, जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया, तो इस आधार पर जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद है, इन सभी ये ऐसे ट्विंस नगर जिनको हम सामान्य रूप से कहते हैं, वो मिलकर एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र बना देते हैं। तो ऐसे सभी क्षेत्रों को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो ये सामान्य रूप से हमने शर्तें रखी थी। कुछ अन्य विशेष दशाएं, जैसे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को हम सिटी कहते हैं, 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर को हम महानगर भी कहते हैं। तो ये कुछ सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं। नगरीय समूह की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये नगरीय समूह को अनेक क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे केंद्रीय नगर भी हम कहते हैं, सांविधिक नगर भी कहते हैं, और सामान्य रूप से ऐसे बाह्य वृद्धि सहित जो समन्वित क्षेत्र होता है वो बहुत ही विस्तृत। और ये नगरीय समूह संकल्पना आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से वर्ष में ली गई थी। तो हमें ध्यान रखना है कि 1971 में नगरीय समूह की संकल्पना ली गई थी और हमें ये 3 शर्तें हमने इसमें पालन की थी। उसके उपरांत हमने जनगणना परिभाषा के अनुसार नगरों को 6 वर्गों में विभक्त कर रखा है और अभी भी हमारे नगरों को ये 6 ही वर्ग विभक्त किए गए हैं। तो जैसे प्रथम वर्ग जो है हमारा, वो प्रथम वर्ग है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला प्रथम वर्ग है, फर्स्ट क्लास, जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला। दूसरा वर्ग है वो वर्ग है हमारा जैसे 50,000 से लेकर 1 लाख के मध्य। 1 लाख के मध्य का मतलब इस यहाँ ये है कि 99,999। अगर जैसे ही हम 1 लाख पे जाएंगे वो नगर द्वितीय नगर से शिफ्ट होकर प्रथम नगर में चला जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहला नगर 1 लाख से अधिक, अगर उसकी फिक्स गणित मान के आधार पर भी हम बात करें 1 लाख है तो वो प्रथम वर्ग में आ जाएगा। द्वितीय वर्ग जो है उसमें 50,000 से लेकर 1 लाख के मध्य है, जिसमें 99,999 तक ही फिगर रहेगा। तीसरा वर्ग जो है उसमें जैसे हम बात 20,000 से लेकर, तो यहाँ जो 50,000 के मध्य है उसमें एग्जैक्ट फिगर रहेगा 49,999। तो 49,999 तक अगर कोई जनसंख्या रहती है तो वह तीसरे वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। चतुर्थ वर्ग जो है उसमें 10,000 से लेकर 19,999 रहेगा। 19,999 अगर 20,000 होते ही ये क्या हो जाएगा, वर्ग बदल जाएगा। तो 20,000 होते ही चतुर्थ वर्ग से वो तृतीय वर्ग में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर 19,999 तक पॉपुलेशन है तो वो चतुर्थ वर्ग में ही बना रहेगा। पंचम वर्ग जो है उसमें 5,000 से लेकर 10,000 का वही हम कहेंगे 9,999। 9,999 तक अगर जनसंख्या है, 10,000 होते ही वह अपना वर्ग बदल लेगा, तो एक शिफ्ट हो जाता है। छठा जो वर्ग है उसमें 5,000 से कम जनसंख्या, सामान्य रूप से हमने कहा कि हम नगर का दर्जा उसी को देंगे जिसमें 5,000 न्यूनतम जनसंख्या हो। लेकिन नगरीय जनगणना परिभाषा में हमने एक शर्त ये भी रखी थी कि जनगणना अधिकारी अगर किसी को नगर घोषित कर दे, है ना, तो बहुत सारी बार काफ़ी अन्य आधारों को भी इस्तेमाल करते हुए किसी छोटे क्षेत्र को भी नगर का दर्जा दे दिया जाता है। तो वह है अपवाद के रूप में। तो 5,000 से कम जनसंख्या होने पर अगर किसी भाग को नगर का दर्जा दिया जाएगा तो वह षष्ठम वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा। ये भारत के नगरीय क्षेत्रों के संदर्भ में हमने आज चर्चा की। लगभग जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए और
आप संबंधित पुस्तक के माध्यम से इसे अच्छे से तैयार करके और इसके नोट्स तैयार कर लें। धन्यवाद।